हम लोग के केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले, वांट ऑफ गुणांक के बारे में। और न्यूमेरिकल कल चलेंगे। आपकी पूरी कहाँ मिल जाएगी प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फर्स्ट चैप्टर की। जिसको हैंड रिटन नोट्स लेना है, टाइप्ड नोट्स अभी नहीं बनी है, शायद मैं दिसंबर तक बना दूंगा। तो हैंड रिटन नोट्स लेने के लिए ऐप में जाओ, ऑफर चल रहा है, 500 रुपये में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबकी नोट्स मिल जाएगी। सारी एनसीईआरटी का हल कराऊंगा पूरे कोर्स में। अब इसके बाद भी तुम्हें पढ़ना नहीं है तो मैं क्या करूँ, मत पढ़ो। हाँ, तो वांट ऑफ गुणांक के पहले मैं तुम लोग को एक तो चीज पढ़ाया था, परासरण दाब, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम लोग का एनसीईआरटी का खत्म हुआ, एनसीईआरटी का नहीं, इस चैप्टर का खत्म हुआ, जिसका नाम क्या था, अणुसंख्यक गुणधर्म। अच्छे से खत्म हो गया है एमपी बोर्ड के लेवल का, ठीक। अभी इसके न्यूमेरिकल लगाओगे तो और समझ में आएगा। जब न्यूमेरिकल लगा लेते हैं आदमी दिमाग खुल जाता करता है, ठीक। अणुसंख्यक गुणधर्म हमने 4 पढ़ाए, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। कल मैंने तुम्हें परासरण और विसरण में अंतर समझाया था, ठीक है। परासरण और विसरण में क्या अंतर बताया, परासरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होती। परासरण केवल द्रव के लिए होता है ना, द्रवों में लगने वाला दाब है। और विसरण क्या होता है, द्रव और गैस दोनों में काम करता है, ठीक। परासरण में केवल एक ही तरफ से विलायक के कणों का प्रवाह होता है, और विसरण में विलायक और विलेय दोनों के कण दोनों तरफ जाते हैं। परासरण में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होता है, उसमें अधिक वाले से कम वाले की ओर होता है। अधिक से कम की ओर विलायक का होता है, लेकिन विलेय का इधर उधर हो जाता है। परासरण एक दैशिक होता है और वो 2 दैशिक, वो शुरू वाले अंतर में। एक और पॉइंट था, कौन सा था, परासरण दाब से अधिक दाब अगर विलयन में लगाएं तो उल्टा होने लगता है, यानी विलायक के कण अधिक से कम सांद्रता की ओर चल देते हैं। ये हाथ में क्या लिए हो, तो ढक्कन बॉटल में लगाओ ना। और उस वाले में क्या है, जो नियम है वही रहेगा, तो हमेशा उल्टा चल रहा था। और प्रतिलोम परासरण की प्रक्रिया उसमें नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें झिल्ली नहीं है, अल्पार्ग में झिल्ली वाला सिस्टम ही नहीं। सरल था, पेपर में अच्छा अंतर मान सकता हूं मैं, 4 नंबर में कुछ भी आ जाएगा, उसको मैं भेज दूंगा। ये है क्या, इसके पहले एसएस में एक वैज्ञानिक थे, बस ये देख रहे थे कि जैसे संगुणन होता है और वियोजन, 2 चीजों पर आधारित है, एक संगुणन और एक वियोजन। संगुणन का मतलब है 2 चीजों का आपस में जुड़ जाना, और वियोजन का मतलब है 2 चीजों का आपस में टूट जाना। तो बस ये देख रहे थे कि जुड़ने पर मोलों की संख्या बढ़ जाती है कि घट जाती है, और उन्हीं दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आई। जैसे हम लोग ने एक गुणक कारक पढ़ा था ना, वो परमाणु बम वाले में, वो क्या बता रहा था, नई पीढ़ी में न्यूट्रॉन की संख्या और पुरानी पीढ़ी में, बस यही ये भी है। नई पीढ़ी में कितना है और पहले कितना था। अगर नई पीढ़ी में बढ़ गया यानी संगुणन हो गया, है ना, नई पीढ़ी में घट गया यानी वियोजन हो गया। उल्टा बोला लिखाता हूं, समझ जाओगे। इसके 3 फार्मूले हैं टोटल। कितने फार्मूले हैं, 3 फार्मूले। मैं परिभाषा बोल रहा हूं, थोड़ा सा लिख लो सब लोग, हेडिंग डाल लो पहले कॉपी में, वीडियो वाले भी लिखते रहेंगे। मैं लिखो, सन 1880 में वैज्ञानिक वांट हाफ ने संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए एक कारक दिया। संगुणन या वियोजन की मात्रा को अभिव्यक्त करने के लिए एक कारक दिया, हाँ, जिसे वांट हाफ गुणक कहते हैं। वांट हाफ कारक लिख दो, गुणक बोलो चाहे गुणांक, मुझे गुणांक ज्यादा अच्छा लगता है, हो गया गुणक भी सही है। जिसे वांट हाफ कारक गुणक कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। परिभाषा लिखो नीचे लाइन बदल के, किसी विलयन में अणुओं का संगुणन या वियोजन होने पर, किसी विलयन में अणुओं का संगुणन या वियोजन होने पर विलेय के आणविक द्रव्यमान के सामान्य मान, विलेय के आणविक द्रव्यमान के सामान्य मान तथा प्रेक्षित मान के अनुपात को, प्रेक्षित मान के अनुपात को, इसलिए मैं चाहूंगा कि अब आप दूसरी परिभाषा लिखें। ये वाली परिभाषा लिख लिए, अब दूसरी वाली परिभाषा लिखो जो कि हमारे काम की है, मेन वाली परिभाषा। बोलूं, किसी विलयन में संगुणन या वियोजन के, किसी विलयन में संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के बाद कणों की संख्या तथा संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या
संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या, संगुणन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या के अनुपात को, के अनुपात को वान हाफ गुणक या वान हाफ कारक कहते हैं। अरे बहुत सरल है, अभी एग्जाम्पल देखना सब याद हो जाएगा तुरंत। टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग लिख दिए। कुल 3 है। अब वही 3 हमें सूत्र दिख रहे होंगे, पहला वाला, दूसरा वाला अपने काम का नहीं, अपने काम का कौन सा वाला है, नीचे वाला, ठीक है। इसमें हमें 3 फार्मूले दिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बताओ, सामान्य आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान भी बोल सकते हैं। अब बटे क्या है, असामान्य या फिर प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान, ठीक है, मोलर ही कह दो। तीसरा फार्मूला अपने काम का है जिसके हम आधारित लिखेंगे। यहाँ पे क्या था, संयोजन या वियोजन, संयोजन या वियोजन के बाद, अनुपात यही था ना, संयोजन या वियोजन के बाद मोलों की संख्या, मोलों की संख्या फिर कणों की संख्या, बटे क्या था, इंक खत्म हो गई यार, संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों या फिर मोलों की संख्या। अपने काम का यही वाला फार्मूला है, ठीक। चलो अब सूत्र से परिभाषा याद करो। ये सेम वैसे जैसे के वाला था, तुम पहले इसको पढ़ो क्योंकि एग्जाम्पल जितने पढ़ाऊंगा अभी सब इसी पर आधारित हैं। और ये वाला तुम्हें 4 रिलेशन याद करने हैं, 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन। 4 रिलेशन दिए, देखो नीचे एनसीईआरटी में नीचे देखो चारों रिलेशन दिए हुए तुम्हें। सबसे पहले विलायक के लिए दिया हुआ है, विलायक नहीं सॉरी, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन दिया हुआ है ना, तो वाष्पदाब सब में देखो आई 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 लग गया है। और कुछ भी है क्या, पहला वाला क्या था हम लोग का, डेल पी अपॉन पी ए डॉट इक्वल टू देखो आयोटा एक्स भी कर दिया है, कर दिया। फिर यहाँ पे आ गया है देखो डेल टी बी इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, डेल टी बी इक्वल टू आयोटा के बी इंटू एम। फिर आ गया डेल टी एफ इक्वल टू क्या आ गया, आयोटा के एफ इंटू एम। और ये वाला हमने क्या पढ़ा था, पाई इक्वल टू सी आर टी पढ़ा था, आई लगा दिया, लग दिया, वो एन बी वाला फार्मूला लगा दिया, बात वही। देखो ये 4 रिलेशन होते हैं, चारों रिलेशन की अकॉर्डिंग अगर तुम देखो तो ये वाले को मेन फार्मूला कहते हैं, ठीक है। अणुसंख्या गुणधर्म यही 4 हैं, ये क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म के यही 4 होते करते हैं मान। जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो हम दोनों मान लाएंगे, सामान्य मान और प्रेक्षित मान। और यहाँ पे ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें संयोजन या वियोजन के बाद मोलों की संख्या बटे संयोजन या वियोजन के पहले मोलों की संख्या। अब किस अभिक्रिया में संयोजन होता है, किस अभिक्रिया में वियोजन होता है, वो हमको देखना है। बाकी वान हाफ गुणक, ये जो वैज्ञानिक ने गुणक बताया, इसका मेन काम था यही वाला, ये जो लिखा हुआ है मेन वाला। और इसी की आपको डेफिनेशन भी याद रखनी है। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, किसी भी, ये सू सू की आवाज कहाँ से आ रही है, थोड़ा अजीब लग रही है आवाज। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी विलयन, परिभाषा देखो दूसरी वाली, तुमने क्या लिखा, किसी भी विलयन में संयोजन या वियोजन के बाद कणों की संख्या तथा संयोजन या वियोजन के पूर्व कणों की संख्या का अनुपात ही वान हाफ गुणक कहलाता है। और ये सूत्र याद रखना, ठीक है। इसमें याद रखना उल्टा हो जाता है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है, उल्टा। मोलर द्रव्यमान इन दोनों में देखो उल्टा है, इसमें सामान्य ऊपर, इसमें सामान्य नीचे, इसमें प्रेक्षित नीचे है, इसमें प्रेक्षित ऊपर, ठीक। हम इनको नहीं यूज करेंगे, ये वाला कहीं कहीं यूज होगा, सबसे ज्यादा अभी फिलहाल यही यूज होगा। परिभाषा याद हो गई, क्या है इसकी परिभाषा। पहले तो ये बताओ कि बनाया किस ले गया था, संयोजन या वियोजन की मात्रा पता करने के लिए। हमने अल्फा पढ़ा था वियोजन की मात्रा 11th में, वो यहीं से पता चलेगा सब, ठीक है। संयोजन या वियोजन की मात्रा पता करने के लिए ही इसका यूज किया जाता है, आई का। हो गया रिलेशन। हाँ अब हेडिंग डालना है तुम लोग को, विलेय के वियोजन एवं संयोजन के लिए वान हाफ गुणक। विलेय के वियोजन एवं संयोजन के लिए, कौन नहीं लिखा, नीचे का नहीं लिखे हो क्या, विलेय के वियोजन वो वही वाले, बस उनमें आई लग जाएगा, वाले फार्मूले याद है ना, हाँ बन जाएगा सबसे। हेडिंग डालिए, विलेय के वियोजन एवं संयोजन के लिए वान हाफ गुणक।
विलेय के वियोजन एवं संयोजन के लिए। तो पहला हम कौन सा वाला लगाएंगे? पहला कौन सा लगाएं यार? वियोजन का लगाएं, संयोजन का? वियोजन का ही लगाते हैं। मेरी राहें तेरे तक हैं। एक अभिक्रिया मान लेते हैं, यहां ध्यान दीजिए। माना कोई अभिक्रिया, अरे यार क्या हो रहा है? विलेय के वियोजन के लिए ये देखो, ये उधर जाएगा, इधर 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 इधर, ये टूटेगा मान लो एन ए में या फिर एन बी में। इसमें टूट गया ये एन बी में, ठीक। एन क्या है? मोलों की संख्या। अगर हम इसको बोल दें कि प्रारंभिक अवस्था में क्या होगा? प्रारंभिक अवस्था में हम यहाँ सांद्रण लिखते हैं ना, इसका मान लो 1 मोल था और इसका क्या था? 0। लेकिन जब अभिक्रिया हो गई तो साम्य अवस्था पर क्या होता करता है? साम्य अवस्था पर इससे अल्फा निकल जाता है। अल्फा जिसको ना पता हो मैं बता दूं, अल्फा क्या है? वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा, ठीक है। अब यहाँ n है, तो तुमको मैं बहुत बार बताया था कि अगर जिधर साइड जितना नंबर लगा होता है हम उतना ही अल्फा माइनस करते हैं। अगर तुम्हें अमोनिया वाला याद हो, N2 + 3H2 तो इक्वल टू क्या बनता करता है? 2NH3 बनता है। तो ये 2NH3 से फिर 2 अल्फा आ जाता है माइनस में, समझे? यहाँ पे आ जाता करता है 3 अल्फा माइनस में, यहाँ पे आ जाता है 1 अल्फा माइनस में। ये होता करता है। भले यहाँ तुम्हें दिख के 4 लगे, लेकिन वहाँ 4 नहीं आता। याद है? जिसको नहीं याद है रिवीजन मार लेना। बाकी इसमें इतना सही है, एन अल्फा आ जाएगा और जोड़ देना है। हमें वैल्यू किसकी लाना है? आई की, बस यही याद रखना है। तो अगर यहाँ से 1 अल्फा माइनस हुआ है तो यहाँ पे कितने बनेंगे? एन अल्फा। कितने बनेंगे? एन अल्फा। अब हमारा आई का सूत्र क्या था? क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता करता है? संगुणन या वियोजन के बाद, है ना? संगुणन या वियोजन के बाद कुल कणों की संख्या, कण मोल बोल दें, कुल मोलों की संख्या अपॉन क्या आ जाएगा? संयोजन वियोजन के पूर्व कुल मोलों की संख्या। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन यहाँ पे कितना आएगा? 1। हाँ, 1 माइनस अल्फा नहीं, हाँ आएगा। यहाँ पे तुम एक और चीज लिख सकते थे, दूसरे कलर से लिख दूं। यहाँ पे हम एक चीज लिख सकते थे, वियोजन के बाद। वियोजन पढ़ रहे हैं ना? ये साम्य अवस्था के पहले तुम लिख सकते थे, वियोजन के बाद ज्यादा अच्छा रहता। वियोजन के बाद ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे वियोजन के बाद ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक। अब तुम ये बताओ सबसे पहली लाइन क्या लिखाए हूँ जब टॉपिक शुरू किया हूँ? सबसे पहली लाइन उसमें मैंने यही लिखाया था कि हम इससे संयोजन या वियोजन की मात्रा ज्ञात करते हैं। और संयोजन या वियोजन की मात्रा क्या कहलाती है? अल्फा। तो यहाँ किसकी वैल्यू लाओ? अल्फा की। अल्फा की वैल्यू लाओगे तो आयोटा -1/n-1 आना चाहिए। मैथ वालों को बहुत ईजी काम लग रहा होगा ये, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? अल्फा लाना है। उद्देश्य क्या है आयोटा वाले टॉपिक का? आयोटा वाले टॉपिक से केवल और केवल अल्फा की वैल्यू लाते हैं, है ना? टॉपिक बोल दिया, वही है, आई कैप भी बोलता हूँ। मैथ पढ़ाने का यही नतीजा है, इसका गुणा होगा वही आ जाएगा। आई सॉरी आई कैप इक्वल नहीं, आई इक्वल ये ऐसा करो, प्लस वाला पहले लिखो, प्लस वाला ज्यादा सुंदर लगता है। एन अल्फा माइनस अल्फा, मैथ वाले जानते होंगे प्लस वाला पहले लिखने में सुंदर लगता है, पता है ना? अब हमें देखो अल्फा 2 बार है, हमें अल्फा 1 बार करना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी लाना है? अल्फा की, क्योंकि टॉपिक का नाम ही है कि संयोजन की मात्रा लाना है इसकी मदद से, ठीक। अल्फा की वैल्यू लाना है, तो इससे अल्फा कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा आयोटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा कॉमन ले लिए तो n-1 बनेगा। हमें फाइंड करना है अल्फा, तो +1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा? -1 आयोटा। अरे यार आप लोग परेशान ना हो, मैं एक गणित का अध्यापक हूँ और गणित में जहां जहां आई बनाते हैं उसके ऊपर टोपी लगती है, तो आदत पड़ी हुई है, तो वही आदत है। ये 1 इधर आ गया है, इक्वल टू आ गया अल्फा n-1। तो बताओ अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये गुणा में इधर आएगा भाग में, तो आई -1 इस बार नहीं बनाया, देखो बच जाएगा। ऐसे मत काटना। n क्या है? अगर मान लो वैल्यू लानी हो अल्फा की तो क्या करेंगे? बस 2 चीजें चाहिए। n क्या है? यहाँ कितने टुकड़े हुए? 1 टुकड़ा हुआ, 2 टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़ा हुआ। हम क्या कर रहे हैं? टुकड़े वियोजन के लिए ला रहे हैं। तो जब टुकड़े होंगे तो यहाँ देखेंगे कितने टुकड़े। अभी टुकड़े हुए क्या? अभी हमें पता नहीं कितने टुकड़े, 1 टुकड़े, 2 टुकड़े, 3 टुकड़े।
मान लो 2 मोल आए तो यहाँ 2 रख देंगे, आई की वैल्यू प्रश्न में दिया रहता करता है कई बार, या फिर अल्फा की वैल्यू दे देगा तो आई लाओ, अल्फा की वैल्यू दे देगा तो आई लाना, और इजी काम है। एक गलती मत करना कि इधर वाले बस रख देना यहाँ पे, ठीक है। ये वाला समझ में आया, थोड़ा पल्ले पड़ा। अब अगले वाले में इसका उल्टा लगा देंगे, जो यन अभी यहाँ लगा था अब यन कहाँ लग जाएगा, यहाँ, ठीक है। उसमें संयोजन होगा। वियोजन का मतलब हुआ जैसे मान लो NH3 लिखा था, NH3 लिखा था, तो ये टूटेगा तो क्या बनाएंगे, N2 + 3H2, समझे। तो ये चीज क्या कहलाती करती है, वियोजन। अभी एक क्वेश्चन लगवाता हूँ ना, इसको लिखो फटाक से, फटाक से लिखो, फटाक से। इसके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है फटाक से, वो मैं कर देता हूँ, ठीक। वियोजन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि KCl का 80% हो गया है वियोजन, KCl का 80% वियोजन हो गया है तो I ज्ञात करो, ठीक। एक क्वेश्चन है छोटा सा, KCl का 80% वियोजन हो गया है, ठीक है, तो I ज्ञात करो। देख लो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक। सबसे पहले 80% वियोजन, परसेंट को हम दशमलव में कितना बोलेंगे, 8/10, यानी 0.8, याद रखना। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि KCl जो होता है वो टूटेगा, KCl टूटेगा तो K प्लस Cl माइनस, मतलब 2 लोग बने। कितने लोग बने, 2 लोग बने। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं लेकिन हम ऐसे ही नहीं लगाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम प्रारंभ में, यानी हम कह सकते हैं वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व, वियोजन के पूर्व इसको 1 मानते हैं और इसको 0 0, लेकिन वियोजन के पश्चात, वियोजन के पश्चात 1 माइनस अल्फा होता था। अल्फा की वैल्यू कितनी है इस बार, 80%। यहाँ पे हम जान रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू है 80%, और परसेंट यानी क्या आ जाएगा, 80/100, और इसी को हम क्या बोल देंगे, 0.8 बोलेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस 0.8, जितना ये निकले उतना ये बनेंगे, जितना ये निकलेगा उतना ये बनेंगे। समझ गए बात को, बात खत्म। जितना ये निकलेगा उतना ये बनेंगे, तो बोल दिए 2 ठो कैसे, दोनों के 1-1 मोल बने, इसलिए अलग अलग आता करता है। अब हमें क्या करना है, आई का क्या सूत्र होता है, चूंकि आई बराबर क्या होता करता है, वियोजन के पश्चात कुल मोलों की संख्या अपॉन वियोजन के पहले, तो कुल मोल ये सगले आ जाएंगे, तो 1 माइनस 0.8 प्लस 0.8 प्लस 0.8 अपॉन क्या आएगा, पहले तो 1 था इससे कट गया। बहुत सरल क्वेश्चन, ये 1.8, नहीं समझ में आया तो जोड़ दूं, 1 प्लस 0.8 आया तो आई की वैल्यू आ गई 1.8। कुछ कठिनाई, कोई मात्रक नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर भी द्रव्यमान नीचे भी द्रव्यमान कट गया, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल कट गया, नॉर्मल से एक अनुपात है। समझ गए। एक यहाँ तुम्हें बात बता दूं, 2-3 बातें। अगर आई की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हें नोट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर पहली बात, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो क्या होता है, वियोजन होता है, तो क्या होता है, वियोजन। और दूसरी बात, अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो क्या होता है, संगुणन, यानी संयोजन, संयोजन ही कह दूं तो संयोजन होता है। और अगर आई की वैल्यू इक्वल टू 0 है, सॉरी 0 तो हो ही नहीं सकती, 0 नहीं हो सकती, 1 है तो कुछ नहीं होगा, 1 है तो दोनों नहीं होंगे, दोनों नहीं होंगे, यानी वो कैसा है, अवाष्पशील विलायक होता है, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील होता है, वो क्रिया ही नहीं करते, आपके एनसीईआरटी में लिखा भी होगा, ठीक है ना 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 ना। हाँ देखो 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 देखो, जहाँ एनसीईआरटी में फार्मूले दिए हुए हैं 2 ठो, फार्मूले के नीचे साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ असामान्य मोल द्रव्यमान प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया जाता है, मतलब वो प्रेक्षित वाला ज्ञात किया जाता है, ठीक है। और तथा अणु संख्या गुणों का परिकलन यह मानकर किया जाता है कि अवाष्पशील विलेय ना तो संयोजित होता है ना ही वियोजित होता है। संतुलन की स्थिति में आई का मान 1 से कम, जबकि वियोजन की स्थिति में आई का मान 1 से अधिक होता है। समझ गए। तो अगर वियोजन है तो 1 से अधिक होगा, संयोजन है तो 1 से कम होगा, एनसीईआरटी में लिखा वही दिखा भी दिया। और अगर आई की वैल्यू 1 है तो वो किसके लिए होता करता है, अवाष्पशील विलेय के लिए। किसके लिए होता है, अवाष्पशील विलेय के लिए। समझे, याद है, इसको कहीं पे लिख लो, कोने में ही नोट बना के लिख लो, कहीं भी लिख लो, कहीं भी लिख लो। अब मैं तुम लोग को कौन सा वाला करा दूं, संयोजन वाला। ये सवाल नहीं लिखना है, इसे टाइम पास को करा दी, इसको क्या लिखोगे। अब आता है संगुणन, संगुणन वाला थोड़ा सा टेक्निकल है। मान लो पेपर में आ गया यूरिया के लिए
आई का मान कितना होगा, 1 होगा। ग्लूकोज के लिए आ गया 1 होगा, है ना, शक्कर के लिए आ गया 1 होगा, यानी अवाष्पशील विलेय के लिए क्या हो जाता करता है, आई का मान 1 हो जाता है। और केसीएल के संयोजन हो रहा है, बस यही ऑब्जेक्टिव में बनता करता है। क्वेश्चन में छोटा सा करा दिया, अब देख हेलो यहाँ तक तुम्हारा डन। आंसर एक बार कंफर्म कर लूँ मैं, आंसर आता है तुम लोगों का सही है, आयोटा -1/1/n-1। यहाँ से तुम लोग के एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। एक एग्जाम्पल इसमें दिया रहता करता है एसिटिक अम्ल वाला, ठीक है। एसिटिक अम्ल वाला उदाहरण कैसे उसको देख लो। यहाँ पे एग्जाम्पल इसका दे देता करता है, यहाँ पे दे देगा 2CH3COOH और ये ऐसे आ जाएगा CH3COOH का वोल्ट वाइज, ये उदाहरण, ठीक है। इसके लिए अगर बोल दिया कि अल्फा की वैल्यू बताइए तो कितनी आएगी, इसके लिए अल्फा की वैल्यू एक से कम आएगी, एक से ज़्यादा, ये बस बताना है। इसका क्या हो रहा है, संयोजन होता है तो 1 से कम आती है, ठीक है। और अगर 1 से ज़्यादा आ रही है तो क्या हो रहा है, 1 आ रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, यानी अवाष्पशील विलेय, जैसे यूरिया हो गया, शक्कर हो गया, नमक हो गया। यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक क्या हो गया, कंप्लीट। अभी हम न्यूमेरिकल लगाएंगे और चीज़ें समझ में आएंगी, अभी तो बस शुरुआत। अभी न्यूमेरिकल लगाओगे आनंद आएगा। इसको लिख रहे हो तुम लोग, नहीं लिख रहे हो, लिख रहे हो तो मैं खत्म कर दूँ। यहाँ से आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का शुरू होगा न्यूमेरिकल, जो कि होगा अगले लेक्चर से, ठीक है। धन्यवाद। आप लोग लिख लीजिए फटाक से।